नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पिछले पीरियड में हमने एक भूगोल का एक पहला पाठ देखा था, कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम। उसमें वितरण के मानचित्र के पाठ देखा था। उसके दो पाठ, इस पाठ के दो पाठ हमने तैयार किए थे, उसमें से दो ही पाठ अपने हो चुके हैं। इसके बाद में अभी आगे का जो पाठ है, ये जो है देखिए स्क्रीन पे देख रहा है कि आंतरिक हलचलें। यहाँ पे देखिए जरा, तो एक न्यूज दिया है मराठी में, एक पढ़िए जरा। देखो इस तरह से न्यूज है, बताइए। निम्न समाचार पढ़िए और छायाचित्र का निरीक्षण करके उसके उत्तर देने हैं। देखिए, मृत्यूचे तांडव। भूकंपाने नेपाळमध्ये 1500 जणांचा बळी। देखिए न्यूज क्या दिया है, तो सबको अपने को मराठी पढ़ना तो आता ही है, समझता भी है, इसलिए दिया है 1500 जणांचा बळी। देखो एक न्यूज दिया है, एक मराठी पेपर में एक न्यूज दी है। इससे अपने रोज हम लोग समाचार तो पढ़ते रहते हैं, दुनिया भर में क्या क्या घटनाएं होती है वो सभी का जो जानकारी जो है हमें न्यूज मीडिया के माध्यम से हमारे तक पहुंच जाती है। देखो ये कि एक न्यूज दिया है, ये भूकंप जो है किस तरह से एक भूकंप और उसके पीछे कुछ समाचार पत्र से समाचार है और उसमें कुछ प्रश्न भी पूछे। देखिए, मृत्यु का कारण क्या था, ये भूकंप की तीव्रता कितनी थी, वगैरह ऐसे प्रश्न दिए। देखिए, तो ये जो है कि ये भूकंप के कारण बहुत सारी हानि होती है, ये इसके अंदर दिया गया है। इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे बाढ़ आता है, चक्रवात आता है, हिमवर्षा होती है, अतिवृष्टि होती है आदि। और आदि उसी प्रकार ये आंतरिक भू हलचल है पृथ्वी के अंदर, और ये भू हलचलों के कारण पृथ्वी पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये पृथ्वी पर जीव सृष्टि ऐसी घटनाएं आकर ये आपदाएं हैं, और ऐसे आपदाओं के कारण हम देखते हैं कि कितनी बड़े पैमाने पे वित्त हानि, सजीव तथा कई प्रकार की बड़ी तादाद में हानि हो जाती है। और ऐसे जो हानि होती है, ऐसी जो घटना होती है, इन घटनाओं को इस तरह क्यों होती है कि आंतरिक भू हलचलों के कारण होती है। और इसी तरह से हमें अभी ये समाचार के पीछे हम लोग उसके जड़ तक जाना है। ये भूकंप क्यों होता है, किस तरह की ज्वालामुखी होती है, क्यों आपदा आती है, इसके जड़ तक हमें पहुंचना है। तो अभी यह देखिए एक बुक है, जैसे शिक्षक के लिए बड़े विद्यार्थी आप घर पे कर सकते हैं। देखिए लॉकडाउन के कारण हम लोग यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप घर पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक 2.2 एक आकृति बताई गई। देखिए ये आकृति है, उसके अंदर एक मेज टेबल है, उसके ऊपर कापी रखी है, बहुत सारी कापी रखी है, 7-8-10 कापी रखी है, और उसके ऊपर कुछ चीजें रखी है। और एक चीजें देखिए, ये चीजें रखी है। उसके बाद में क्या किया कि इन चित्रों को जरा अवलोकन करो, और उस पर खड़िया, झटकन, सच्चा, शॉर्पनर, रबर आदि 3-4 वस्तु खड़े करके रखे हैं, और ये कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग
यह देखो ना, उसके अंदर एक क्या किया हमने कि एक चित्रों का अवलोकन करके खड़ी या झटकन या सच्चा शार्पनर रबड़ आदि वस्तुएं खड़ी करके रखी है। उसके बाद में एक कृति करना है। कृति देखो, इसमें 2.3 में एक कृति दिएगी, ढांचे से धीरे धीरे धक्का दीजिए और निरीक्षण कीजिए, फिर से जोर का धक्का देकर निरीक्षण कीजिए। इस कृति के बारे में जरा चर्चा कीजिए कि क्या होगा। इस तरह से ये जो कॉपी है ना, ये देखो आकृति 2.2 के ब के अनुसार जो कॉपी बाहर निकालनी है वो दूसरी कॉपी को न हिलते हुए शीघ्र गति से लीजिए। तो हम लोग एक 2.2 के इसमें एक किताब लेके या कॉपी लेके हम झट से ऐसे खींचेंगे ना, तो ऊपर की जो शार्पनर है वो गिर जाएंगे, लेकिन वो तो इतनी क्षति नहीं पहुंचेगी। इसके बाद में दूसरे में देखो 2.3 में देखिए, उसमें हम लोग एक आकृति, ये जो कॉपी है उसको एक धीरे से खींचने का प्रयास करेंगे ना, तो वो धीरे से खींचेंगे तो वो कॉपी जो वो जो ऊपर जो चीजें रखी है उसको इतनी ठोचे नहीं पहुंचेगी जितनी ठेचे जो है कि जेट से निकाल के हम लोग कॉपी निकाली ना 2.2 में, उतनी वस्तु यहाँ पे नहीं गिरेगी। हलचल उसमें क्या बताए कि हलचल बताए, जो पहले में क्या दिया कि शीघ्र हलचल किए ना एकदम झट से, और दूसरी आकृति में 2.3 में ब में मंद हलचलों के कारण। इसलिए हमें इस तरह से छोटे एक्सपेरिमेंट, छोटे प्रयोग के माध्यम से हमें आगे जाना है, स्पष्टीकरण करना है। ये देखिए, तो इस तरह से पृथ्वी के अंदर इस प्रकार की जो हलचलें होती है, मंद हलचलें होती है, शीघ्र हलचलें होती है, और इस तरह की घटना पृथ्वी के अंतर्गत भागों में होती रहती हैं। और ऐसे अंतर्गत भागों में होने के कारण पृथ्वी पर कुछ बदलाव आते हैं, कुछ इस तरह की घटनाएं होती है, आपदा आती है, भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, या कोई पर्वत का ढहना, या कोई पर्वत छोटे मोटे भूरूप निर्माण होते हैं। तो इस तरह से हलचलें हमें अभी देखना है। ये देखिए, एक दूसरा दिया क्या इसमें, ये भौगोलिक स्पष्टीकरण में देखिए कि भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाले आंतरिक हलचलों के रूप में प्रवार की ऊपरी परत में ये हलचल होते। प्रवार पृथ्वी के अंतर्गत रचना हम लोग कक्षा 8वीं में पढ़ चुके हैं। कौन सी? पहला कौन सा है? एक जो है कि पृथ्वी का भूगर्भ, उसके बाद में अंतर्गत भूगर्भ, उसके बाद में भूगर्भ, और उसके बाद में प्रवार के बाद भूपटल। तो ये जो हलचलें है, आंतरिक हलचलें अधिक करके प्रवार में होती हैं, और प्रवार की जो ऊपरी परत है वो कौन सी है? भूपटल है। तो प्रवार में रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा, रेडियो एक्टिव पदार्थ माने एकदम शीघ्र गति से होती है। जैसे बिजली कैसे, बिजली में पावर कैसे झट से आते हैं, उसी तरह से रेडियो एक्टिव पदार्थ जो क्रिएटिव होते हैं, और उसके कारण ऊर्जा निर्माण होती है, और ये ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश करती जाती है, और इन तरंगों के कारण, एक ऊर्जा के कारण तरंग निर्माण होते हैं, और ये तरंग जो है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में अस्थिरता निर्माण करते हैं, और अस्थिरता निर्माण करते हैं। उसके बाद में कुछ हलचलें होते हैं, जैसे पानी में कुछ पत्थर डाल दो, क्या होगा? पानी की हलचल होगी। उस तरह की हलचल जो है पृथ्वी के अंदर प्रवार में होती है। और आंतरिक हलचलों का वर्गीकरण हम लोग किस तरह से करेंगे? उसकी गति, हलचलों की गति, हलचलों की दिशा, भूरूपों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, इसमें एक ज्वालामुखी का चित्र भी दिया है। ये तो एक तरीका देखिए, अंतर्गत भू हलचलों का वर्गीकरण, एक गति दिया है, दूसरे में गति, दिशा, तीसरे में भूरूप। गति में देखिए, गति में भू हलचलों का वर्गीकरण जो है, ये मंद भू हलचलों निरंतर उत्सर्जन होता रहता है, जैसे पर्वत या महाद्वीपों का निर्माण होता है। ये गति है। गति कैसे? मंद गति से
पृथ्वी पर किस तरह के भूरूप निर्माण होते हैं? मंदभोज का निरंतर उत्सर्ज होता रहता है, जैसे पर्वत और महाद्वीपों की निर्मित होती है। हमें समझ में नहीं आता, लेकिन पर्वत जो है वो कई पर्वत की ऊंचाई बढ़ना या पर्वत निर्माण होने के लिए कई लाखों साल जाते हैं। और इस तरह से वो ये मंद भू हलचलों के कारण पर्वत और महाद्वीपों की निर्मित होती रहती है। उसके उदाहरण जो आगे हम देखने वाले हैं। दूसरी गति का है, गति में द्रुत गति से क्या होता है, और ये द्रुत गति की हलचल है, ये विनाशकारी है, अत्यंत विनाशकारी है। जैसे हम लोग को हमने अभी आगे एक पार्ट में पहला एक मृत्यूचे तांडव एक बातमी बघितली देखी ना, हम लोग बातमी देखी ना, उसमें दिया ना मृत्यूचे तांडव 15 से बड़ी 15 से लोगों की जाने गई। तो इस तरह के द्रुत भू हलचलों के कारण होता है। और जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये जो है ये द्रुत भू हलचलों के उदाहरण है। आगे जाएंगे दिशा, भू हलचलों की दिशा, कई हलचल भू हलचलों की दिशा क्षैतिज समांतर हलचलें होते हैं। क्षैतिज समांतर माने समांतर, जैसे हम लोग ऐसे समान इस तरह की हलचलें होती है, क्षैतिज समांतर ऐसे। इसके बाद देखो पानी में हम लोग पत्थर डालेंगे तो ऐसी लहरें उठती है, लेकिन वो पानी के समांतर, पानी के जो लेवल है उसके ऊपर स्तर पर ऐसे आते हो, तो उसको कहेंगे हम लोग क्षैतिज समांतर भू हलचल। दूसरी हलचल है इससे, इसके अंदर ऊर्ध्वगामी अधोगामी, ऊर्ध्वगामी अधोगामी। ऊर्ध्वगामी माने कुछ हलचलें ऐसे होती है, ऊर्ध्वगामी में ऊपर की दिशा में वो क्या होती है, हलचलें होती रहती है, ऊपर की दिशा में हलचलें होते हैं, मुझे ये भूपृष्ठ हिलता है वो ऊपर की दिशा में, कई हलचलें नीचे तक जाती है। इस तरह की दिशा के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद में भूरूप, भूरूप जो है ये भूरूप महाद्वीपीय द्वीपीय पठार उच्च भूमि निर्मित करने वाले हलचल, ये भूरूप है। महाद्वीप निर्माण, महाद्वीप में द्वीप निर्माण होते हैं, पठारों की निर्मित होती है, उच्च भूमि की निर्मित होती है। दूसरा अब ब में पर्वतयुक्त माने वलीकरण निर्माण होता है। बोलीकरण, बोलीकरण म्हणजे ऐसे जिगजैग जैसे, इस तरह से बोलीकरण, ये इस तरह से हलचल से ये कारण के। दूसरा भ्रष्ट निर्माण, वलीकरण माने वलय निर्माण हो जाना, भूमि पर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भूमि निर्माण होना, भ्रष्ट माने भूमि पर दरार गिर जाना। तो इस तरह की हलचल जो है ये वर्गीकरण जो है हमने अभी आगे हम लोग देख रहेंगे अभी। इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये देखिए मंद भू हलचल, उसमें से दो हलचलें होती है, दो हलचलें होती है, इसमें दो हलचलें मंद हलचलें, मंद भू हलचलें, दूसरा द्रुत भू हलचल। प्रथम हम लोग मंद भू हलचल के बारे में देखेंगे। ये देखिए इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो मंद भू हलचल इसमें कि ये जो ये दिया है, देखो परिणाम, दबाव, तनाव। मंद भू हलचलों का भूपटल पर पर्वत निर्मित और महाद्वीप निर्मित के स्वरूप में परिणाम दिखाई देता है। ये परिणाम जो इस तरह का हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक आकृति है, देखिए दबाव, देखिए दबाव, दबाव में क्या लहरों की हलचलों की दिशा, किस कौन सी लहरों की हलचलों की दिशा कि जमीन के प्रवाह में जो हलचल होती है ना, भूमि की रेडियो एक्टिव पदार्थों की जो हलचल होती है उसकी दिशा बताई गई। उसमें दबाव, जब दोनों तरफ से लहरें आती हैं, हलचलें होती है, तो दोनों लहरें एक दूसरे को मिलने को आती है, तो एक दूसरे की ओर आने वाले लहरों से क्या निर्माण होता है, नीचे देखिए। अगर वो चट्टान, कठोर चट्टान रहेंगे तो उसमें ब्रश निर्माण हो जाएगा। कठोर चट्टान माने के कड़क होते हैं, ओके, टूट जाएंगे। अगर हम लोग एक लकड़ी ले लो और उसको ऐसे मोड़ लो, क्या होगा, कट जाएगी क्योंकि कड़क होती है। इसके बाद में अगर उसके चपट में, अगर उस हलचलों के चपट में अगर कोमल चट्टान आएंगे तो क्या परिणाम होगा, वलीकरण होगा। कोमल चट्टान आएंगे तो क्या होगा, वो बैंड हो जाएंगे। ऐसे क्या होंगे, बैंड होंगे, वो टेढ़े हो जाएंगे ना। देखो ना, एक रबर ले लो, उसको तुम लोग ऐसे ये करो तो क्या होगा,
घूम जाएगा, ऐसा चंद्रकोर के आकार का हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वलीकरण हो जाएगा। ये हो गया। आगे समझ में आएगा। आगे देखिए अभी तनाव। अगर लहरों की हलचलों की दिशा एक दूसरे से विपरीत हो, एक दूसरे से विपरीत हो, तो क्या होगा? तनाव निर्माण होगा। तनाव और एक दूसरे से विपरीत जाने से लहरें, परिणाम क्या होगा? देखो, कठोर चट्टानों पे क्या परिणाम होगा? ब्रश निर्माण हो जाएगा। ब्रश माने ऐसे ब्रश निर्माण होएगा कि यहाँ पे देखो टूट जाएगा ना, अलग हो जाएगा। बीच में ऐसे ब्रश निर्माण, देखिए एक आकृति में कैसे दिख रहा है। इस तरह से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, बीच में ऐसे दरार जैसे भाग दिखेगा। इसके बाद में अगर वो कोमल चट्टान हो तो उसमें भ्रष्ट स्तर निर्माण होगा कि एक दूसरे से बहुत दूर जाएंगे, क्योंकि कोमल है। उनके बंध जो है एकदम उसके बंध जो है कि कठिन चट्टानों से जो ज्यादा उनके बंध क्या होते हैं? नाजुक होते हैं, इसलिए उनके बड़े पैमाने पे भ्रष्ट स्तर निर्माण हो सकता है। देखिए एक ये भी दिया है कि दबाव, एक आप एक आकृति या फिर कुछ ये भी है कि स्पष्टीकरण करो। तो देखो कुछ पट्टी ले लो, पट्टी को दबाव दो, तान दबाव देने से क्या होगा? ऐसे नीचे वाले आकृति में देखो ऐसे ऊपर वाले उभार का भाग जैसे दिख रहा है। तो इस तरह से इससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो अभी आगे जाएंगे हम लोग 2.4 का जो भाग है वो हलचल है, उनके क्या परिणाम होंगे, कोई परिणाम होंगे, ये डिटेल में हम लोग देखेंगे। एक आकृति भी आपने दिया है कि कागज की 30 सेमी की पट्टी लीजिए और कागज की पट्टी को दोनों छोर में हाथ रखिए और उसके बाद में ये देखो हाथ पट्टी में हाथ रखा है और उसके बाद में दोनों छोर से उसको ऐसे दबाया है। तो उससे क्या हुआ है कि ये जो है कि ये पट्टी के अनुसार तख्तों पर रखकर छोर, दोनों छोर से हाथों पर दबाकर एक दूसरे की ओर ले जाना है। उसके बाद में क्या होता है कि वो पट्टी मोड़दार बन जाती है। इसी प्रकार स्थल मंडलों में भी ये वलय का दबाव से वलय मोड़ निर्माण होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से, छोटे पे अपने रोज के अनुभव से हम लोग सहजता से इस जो कंसेप्ट है उसको हम लोग अच्छी तरह से समझने में मदद होगी। बहुत अच्छे इसमें बताया है। ये देखिए दोनों शहर में खींचे क्या परिणाम होता है। अब ये तनाव का दिया है, देखिए ये तनाव का दिया है, देखिए ये दबाव का दिया है, तनाव का दिया है। तनाव का भी ऐसे दिया है, ये देखिए तनाव का एक पट्टी आपूर्ति 2 में, देखो आपूर्ति 2 में पतले कागज की पट्टी लीजिए। उसी प्रकार छोर से हाथ में, एक छोर हाथ में दूसरा छोर बाएं हाथ में लीजिए और दोनों पट्टी विपरीत दिशा में खींच लीजिए। कौन सा क्या परिणाम होगा वो देखिए। देखो तनाव निर्माण हो जाएगा, पट्टी एकदम सीधी हो जाएगी। ये टूटने के कगर, टूटने के कगर इसके ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से हो सकता है। देखिए इसके बाद में देखो अभी प्रत्यक्ष हम लोग पृथ्वी की जो हलचलें हैं अंतर्गत उसके तरफ अभी जाएंगे। उससे अभी किस प्रकार के भूरूप निर्माण होते हैं मंद भू हलचलों के कारण। अभी देखो एक में यहाँ पे दिया वलित पर्वत या मोरदार पर्वत। ये देखिए ऐसे वलित पर्वत ऐसे होता है, ये वलीकरण दिए ना, वलित पर्वत ऐसे, ये वलित पर्वत के उदाहरण। ये देखिए कर्सर घूम रहा है दबाव के कारण वलित पर्वत। ये देखिए वलित पर्वत। इन पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊर्जा का वहन होता है और ये इन ऊर्जा लहरों के कारण मृदु चट्टानों की परतें होगी। उसके चपट में मृदु चट्टानों की परतें आएंगी तो क्षैतिज समांतर दिशा में उसका दबाव पड़ता है और उसके कारण वलय निर्मित होते हैं, वलय ऐसे निर्मित होते हैं और दबाव तीव्र हो जाता है तो वलय बड़ी मात्रा में निर्माण होते हैं। परिणामतः भूमि में उथल पुथल निर्माण हो जाता है। उथल पुथल माने ऊंचा नीचा भाग निर्माण हो जाता है, जिसके कारण पृष्ठभाग ऊपर उठ जाता है और ऐसे इस तरह से जो भूरूप निर्माण होता है वलय के आकार का, उससे हम वलित पर्वत के नाम से जानते। कौन कौन से उदाहरण हैं ऐसे विश्व में? ऐसे कौन से उदाहरण है जो वलित पर्वत उनको कहेंगे? पहला है हिमालय,
अरावली, रॉकी, एंडीज, आल्प्स आदि विश्व के प्रमुख वलित पर्वत हैं। तो इस तरह से हम ये वलित पर्वत के यहाँ पे उदाहरण दिए गए। देखिए वलित पर्वत, इसमें ये देखिए पर्वत का वलीकरण का हिस्सा देखिए, ये देखिए हिमालय पर्वत की वलित पर्वत की प्रतिमा देखिए, इस तरह से ये होता है वलित पर्वत के कारण। ये देखिए तो इस तरह से इसके बाद में आगे देखेंगे हम लोग प्रशस्त पर्वत। प्रशस्त पर्वत इसके लिए एक पट्टी दी गई है, पट्टी तनाव। तनाव से क्या होते हैं, खंड निर्माण होता है, टूट जाता है भाग। देखिए पट्टी को खींचा है, तनाव निर्माण, एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इस तरह के आकृति दो के अनुसार पट्टी के दोनों छोर के हम लोग पकड़ के खींचेंगे तो तनाव निर्माण होगा, और इस तरह से तनाव निर्माण होकर भूपृष्ठ पर कागज के ऊपर जब एक दूसरे दूर जाते हैं, वैसे इसी प्रकार का तनाव जब भूमि पर निर्माण होता है तो दो भूपृष्ठ एक दूसरे से दूर जाते हैं और बीच में दरारें निर्माण हो जाते हैं। उसका एक उदाहरण दिया प्रशस्त पर्वत, ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। ये देखिए प्रशस्त पर्वत आंतरिक भू अचलों के कारण क्षैतिज समांतर तथा एक दूसरे से दूर जाने वाले ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है और तब चट्टानों पर तनाव निर्माण हो जाता है, और इससे चट्टानों से दरार पड़ जाती है और उसको उस दरार को भ्रश कहते हैं। उसी प्रकार कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंग एक दूसरे से दूर एक दूसरे की ओर आने से दबाव आता है, और उसी प्रकार भ्रश ब्रश के निर्माण हो जाते हैं। दो समांतर ब्रशों के बीच वाला भूपटल का भाग जब ऊपर उठ जाता है तो ठिये के समान दिखता है। आकृति देखिए 2.9 देखिए, देखिए 2.9 आपको देखो ठिये के आकार का दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है, विभंग विभंग दोनों साइड से लिखा दीजिए, ये जो है ना ठिये के आकार का भाग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम आगे ऐसे इस तरह से देखेंगे। अभी प्रशस्त पर्वत कैसे निर्माण होता है कि आंतरिक भू अचल के कारण एक दूसरे पर दूर जाने वाले ऊर्जा के तरंग निर्माण होता है, और तब चट्टानों का दबाव निर्माण होता है। रिच चट्टानों में दरारें गिर जाती है, उसको हम भ्रश कहेंगे। उसी प्रकार अगर कठोर चट्टानों में कठोर चट्टानों में ऊर्जा के तरंग एक दूसरे की ओर आने से दबाव निर्माण होता है, तब उसी प्रकार के ब्रश निर्माण होते हैं। और ऐसे दो समांतर ब्रशों वाला बीच का भाग जो है ना ये ऊपर उठ जाता है और ठिये के आकार का दिखता है। दोनों साइड का भाग विभंग हुआ है, ऊपर का भाग ठिये के आकार का हुआ है। इस तरह के जो उदाहरण जो है हम देखेंगे। ये देखिए ये उदाहरण है ठिये के आकार का। मेघालय का पठार जो है ये प्रशस्त पर्वत का उदाहरण है। देखिए मेघालय का पठार आकृति 2.9 वाला देखिए। इसके बाद में ब्रज घाटी कैसे निर्माण हो जाती है, देखो कैसे। इसके बाद में भौगोलिक स्पष्टीकरण देखिए, देखिए कि ब्रज घाटी कैसे निर्माण होती है। कभी कभी भूपटल पर तनाव निर्माण होता है। तनाव दबाव से क्या निर्माण होता है, प्रशस्त पर्वत। तनाव से ब्रज घाटी निर्माण होती है। देखिए आकृति देखिए, देखो आकृति 2.10 वाला आकृति देखो, ब्रज घाटी की आकृति है। ये आकृति देखिए, विभंग दोनों साइड में विभंग हुआ है और बीच में ब्रश निर्माण हुआ है। जब कभी कभी भूपटल पर तनाव निर्माण होता है, फलस्वरूप क्या होता है कि दो समीप वाले ब्रशों के बीच वाला भाग अंदर नीचे धस जाता है। ऐसे हुए धस को हम क्या धसे हुए भागों को हम क्या कहेंगे, भ्रश घाटी कहेंगे। तो आकृति 2.10 में देखिए उदाहरणार्थ हम देखेंगे कि भ्रश घाटी की दोनों ढलानें तीव्र होती हैं। दोनों ढलानें तीव्र होती, देखिए ऐसे कट जैसा भाग दिखाई, एकदम खड़ा खड़ा ऐसे भाग दिया, देखिए एकदम तीव्र भाग दिखाई दे रहा है एकदम। और ऐसी तीव्र ढलानें जो है ये होती हैं ब्रज घाटी को। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो भारत में नर्मदा नदी की घाटी ये जो है तीव्र ढलानों का एक उदाहरण है। इसके बाद में ऐसे तीव्र ढलान कहेंगे। ये देखिए ब्रज घाटी नर्मदा नदी की घाटी है। इसके बाद में जो है कि यहाँ पे हम लोग दूसरा उदाहरण अपना है कि दबाव के कारण एक प्रशस्त पर्वत का उदाहरण जो उसके उदाहरण अपने यहाँ पे
बताना छूट गए हैं। ये देखिए वशिष्ठ पर्वत, दो दबाव निर्माण होते, वशिष्ठ पर्वत निर्माण होता है और जैसे उसका ढलान भी तीव्र, उसका भी ढलान वैसे तीव्र होता है, ब्रज घाटी से ढलान तीव्र हो जाता है। उदाहरण यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत में मेघालय का पठार, ये इसी भांति से तैयार हुए, कैसे? दबाव के कारण। और नर्मदा नदी की घाटी तनाव के कारण, ध्यान में रखिए। उसके बाद में इस तरह से हम लोग आगे जाएंगे, नर्मदा नदी घाटी है। उसके बाद जो है कि भू हलचलों के कुछ भाग देखेंगे आगे, मेघालय के पठार। इसके बाद में अफ्रीका, दूसरा उदाहरण है कि अफ्रीका महाद्वीप की ग्रेट रिफ्ट वैली, यूरोप की ग्रेट ड्राइन नदी की ब्रज घाटी के उदाहरण भी हैं। इसके बाद जो है कि ब वाला भाग जो अ वाला हो गया अपना, हलचलों के कारण जो तनाव के कारण। उसके बाद हलचलों के कारण महाद्वीप कैसे निर्माण होते हैं उसके बारे में देखेंगे हम। तो देखिए कि पृथ्वी के केंद्र अथवा पृथ्वी की ओर से जो भूपटल की ओर मंद गति से जो हलचलें होते रहते हैं, इन हलचल के कारण हम लोग ने ये में इसमें देखा, तालिका में देखा कि महाद्वीप कैसे मंद हलचलों के कारण महाद्वीपों की पर्वत की निर्मित होती है। और उन हलचलों के कारण भूपटल का विस्तृत भाग एक ऊपर उठ जाता है और धस जाता है। हलचलों की मंद हलचल के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर का भूपटल का जो भाग है वो विस्तृत भाग है, छोटा नहीं, विस्तृत वाला भाग ऊपर उठ जाता है अथवा धस जाता है। और भूपटल का भाग समुद्री सतह से ऊपर उठ जाता है तो महाद्वीपों की निर्मित होती है। अगर वो भाग समुद्र सतह से ऊपर उठ गया तो महाद्वीपों की निर्मित होगी। और इन हलचलों के कारण महाद्वीपों का निर्माण करने वाली हलचलों, इन हलचलों को महाद्वीपों का निर्माण करने वाली हलचल हम लोग कहेंगे। इन हलचलों से विस्तृत मैदानों की निर्मित होती है, लेकिन मुख्य भाग भूमि धंसने की वजह अगर समुद्र सतह से नीचे चला जाएगा तो ऐसा नहीं कि हलचल के कारण भाग भूपटल का भाग ऊपर ही आएगा, ऊपर या कई भाग तो नीचे भी धस जाता है। और ऐसे कुछ भाग नीचे धस जाता है अगर, तो इन वजह से धंसने की वजह से समुद्र सतह से नीचे चला जाता है और ऐसे समय में भूभाग समुद्र तल के सतह का भाग बन जाता है। ये जो अभी जो भाग हमें जो ऊपर दिख रहा था वो भाग समुद्र तल के नीचे जाता है और वो समुद्र तल का भाग बन जाता है क्योंकि उसके ऊपर समुद्र का पानी आ जाता है। तो इस तरह से हम ये जो है हलचलों के कारण महाद्वीप भी कहेंगे। इसके बाद में हम लोग आगे जब भी जा रहे हैं कि द्रुत भू हलचलें। अभी क्या देखें, मंद भू हलचलें, थोड़ा रिवीजन और पीछे जाएंगे। मंद भू हलचल देखिए, मंद भू हलचलों में क्या देखें, मंद हलचलों में मोरदार पर्वत, इसके बाद में मोरदार पर्वत के बाद में आगे क्या देखें हम लोग ने, वृषस्थ पर्वत देखें, इसके बाद ब्रज घाटी देखें, इसके बाद में हम लोग ने ब्रज घाटी देखे, कुछ उसके उदाहरण भी देखे हैं। इसके आगे अभी ब देखा था कि हलचल के कारण कुछ महाद्वीप निर्माण हो जाते हैं, कुछ पानी के भाग बन जाते हैं। इस तरह से ये क्या देखा, कौन सा भाग देखा हमने कि पृथ्वी के हलचलों में मंद हलचल है और द्रुत हलचल है। मंद भाग हलचलें देखे, अभी इसके आगे का जो भाग है हमारा, ये महत्वपूर्ण भाग है कि द्रुत भू हलचलें। देखो काफी का उदाहरण हमने दिया था कि ऐसे काफी जो है झट से ऐसे निकाले तो ऊपर का भाग क्या हो गया, गिर गया, ऊपर का जो ऊपर रबर पेंचे रखे हुए गिर गए। तो एक शीघ्र कृति होती है और ये शीघ्र कृति से क्या होता है, बहुत से मानव और वित्त हानि हो सकती है। उदाहरणार्थ भूकंप और ज्वालामुखी, वही जो है कि द्रुत भू हलचल के कारण होता है। तो इस तरह से हमने पाठ के आरंभ में देखा था कि भूकंप के समाचार का अध्ययन चर्चा भी की थी। उसके बाद कंपन होता है और पृथ्वी के भूकंप, ये पृथ्वी के भूपटल का कंपन है। इस तरह की जानकारी हमने पहले समाचार में देखी थी, कुछ प्रश्न भी पूछे थे। तो इस तरह से पृथ्वी के अंदर जो कुछ आंतरिक प्रक्रिया के कारण कुछ
द्रुत भू हलचल निर्माण होती है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात हम लोग जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। इस तरह से हम लोग एक उदाहरण भी दिए कि रेलवे स्टेशन के खड़े होते समय पटरी से कोई रेलगाड़ी गुजरती है ना, तो क्या होता है कि प्लेटफॉर्म का ऐसे कंपन हो जाता है। कभी देखा है, कभी स्टेशन पे गए, बहुत बार गए होंगे, और कभी बड़ी तेज गाड़ी जाती है ना, तो उस प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म का ऐसे कंपन होता है, हिल जाता है। तो इस तरह से किया किसी पुल से भारी भरकम वाहन तेजी से जाएगा तो भी पुल का कंपन होता है। ये अनुभव हमें जब भूकंप होता है ना, भूकंप के समय में इस तरह का कंपनों का अंदाज हमें आता है, लेकिन वो बहुत बड़ी पैमाने पे होता है। ऐसे पुल जैसे या स्टेशन जैसे सीमित जगह का नहीं है, तो बहुत सारे विस्तृत जगह पे इस तरह का अनुभव हमें मिलता है। तो इस तरह से भूकंप किसको कहेंगे? अभी देखिए, भूकंप माने क्या कि भूकंप किसको बोलते, किसे कहते हैं कि भूकंप जो पृथ्वी के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण हो जाता है, और ऐसे दबाव के कारण विशिष्ट सीमा से अधिक उत्पन्न होने पर वहां की ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक बड़े पैमाने पे होता है, और उसके ऊर्जा के कारण जो तरंगे निर्माण होते, लहरें निर्माण हो जाती है, और ये लहरें जिससे भूपृष्ठ भाग का कंपन होता है, भूपृष्ठ हिलने लगता है। प्रवार में हलचल होती है तो भूपृष्ठ हिलने लगता है, और ये ऐसे स्थिति को हम क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। कि पृथ्वी के द्रुत भूहलचल के कारण अधिक ऊर्जा अधिक विशिष्ट सीमा से अधिक उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उत्सर्जन होने के कारण इन ऊर्जा के तरंग में बड़े पैमाने पे लहरें निर्माण होते हैं, उससे भूकंप का कंपन हो जाता है। ऐसे स्थिति को हम भूकंप कहेंगे। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर इकाई में नापी जाती है। जैसे अपना पानी लीटर में नापा जाता है, जैसे पानी या कोई पट्टी हो तो हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं। ये तो उस तरह से भूकंप इकाई का एक रिक्टर इकाई उसको कहते हैं। इससे भूकंप मापक यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। आकृति 2.11 में देखिए, ये देखिए 2.11 में आकृति दिए है 11 साधारण भूकंप मापक यंत्र और वो आलेख दिया है। इस तरह से ये यंत्रों से होता है। ये देखिए यंत्र दिया है यहाँ पे, कुछ ऐसे यंत्र बना देखो, एक आलेख भी दिया है यहाँ पे, और जब भूमि पे रखा जाता है तो इस तरह का ये भूकंप मापक यंत्र हर एक शहर में होता है। हर एक शहर की जो सरकारी जो कार्यालय है उसमें एक भूकंप नापक केंद्र बिठाई जाती है। देखिए ये जो है ना, ये ऐसे लहरें जब भूपटल हिलता है ना, तो उसका जो आरेखन यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे यस म्हणजे बड़े फास्ट जमीन हिली है, यहाँ पे एकदम कम है, और यहाँ पे इस तरह से देखो भूकंप की हलचल की दिशा कैसे देखो इस तरह से जमीन हिलती है। उस तरह के यंत्र अपना ये जो जानकारी हमें देता है। इसके बाद में देखिए आगे अभी भूकंप हो गया, उसके परिणाम क्या, उसके कारण क्या है, क्यों भूकंप होता है, क्या कारण है भूकंप के कारण? भूपटल का सरकना। जब भूपटल सरकता है तब जमीन हिलती है और भूकंप घटित होता है। दूसरा, भूकंप का एक दूसरे से भूपटल का एक दूसरे से टकराना। जब दोनों भूपटल एक दूसरे से आकर क्या होते हैं, टकराते हैं, मिलाप होते हैं, तो भी भूकंप होता है। तीसरा, भूपटल के निचले चट्टानों में भ्रष्ट दरार निर्माण होता है। भूपटल के निचले चट्टानों में भ्रष्ट और दरार निर्माण होता है, जिससे भूकंप घटित होता है। इसके बाद भूपटल के आंतरिक भागों में तनाव निर्माण होता है। भूपटल के आंतरिक भागों में तनाव निर्माण होकर चट्टानों में भ्रष्ट निर्माण होता है। भूपटल के आंतरिक भाग, जो प्रवार के आंतरिक भाग है ना, उसमें तनाव निर्माण होता है और चट्टानों का भ्रष्ट होता है, जिसके कारण भूकंप होता है। इसके बाद
ज्वालामुखी का विस्फोट, पृथ्वी के अंदर जो लावा है वो हलचल के कारण पृथ्वी के भूपृष्ठ पर दरारें निर्माण हो जाती है और उन दरारों के कारण जो लावा है वो ऊपर आता है, विस्फोट करता है, जिसके कारण जमीन हिलती है और हमें भूकंप होने का अनुभव मिलता है। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि वो साधारणतः भूकंप यंत्र है और आलेख दिया है। उसके बाद क्या आप जानते हैं, यहाँ पे लिखा है कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ये 7 प्रमुख पृथ्वी पर महाद्वीप है। और पृथ्वी का भूपटल ऐसे ही भूपटल से बना है। इन भूपटल पर महाद्वीप, महासागर फैले हुए हैं और पृथ्वी के भूगर्भ से निर्मित तनाव के कारण ये भूपटल इस दिशा में फैले। देखो एक पानी पर कुछ हम लोग पत्ते डालते हैं ना, पत्ते कैसे तरंगते हैं, कुछ पानी पे ऐसे पत्ते डाल दीजिए, कुछ पेड़ के पत्ते, कागज डाल दीजिए, वो कैसे तरंगते हैं। उस तरह से महाद्वीप जो है, ये जितने अभी महाद्वीप बताए ना, पृथ्वी पर इतने महाद्वीप है, वो प्रवार पर तरंगते हैं। प्रवार कैसे है, द्रवमय है, द्रवीय है, और उसके ऊपर वो महाद्वीप क्या है, तरंगते हैं। इसलिए उनके अंदर जो प्रवार में हलचलें होती है, तो उसका जो परिणाम जो है, उसका परिणाम जो है सीधा महाद्वीपों पर होता है। और ये भूपट्ट, उसको भूपट्ट बोलते हैं। भूपट्ट अलग अलग ऐसे एक सलग भाग नहीं है। पृथ्वी पर जो ये महाद्वीप दिखती है ना हमें, ये पूरा ऐसे एक संघ भाग नहीं है, उसके ऐसे अलग अलग प्रकार के ऐसे भूपट्ट है। और इस तरह से ये पृथ्वी पर ऐसे भूकंप होते रहते हैं, वो हिलते रहते हैं। इसके बाद में आगे देखेंगे कि भूकंप नाभि एवं आदि केंद्र। भूकंप नाभि किसको कहेंगे, तो इस तरह से अब दिया है कि भूकंप नाभि भूपृष्ठ के नीचे होने वाले आंतरिक हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव आता है और इन दबाव निर्माण होता है। ये दबाव जो है, ये तनाव भूगर्भ में जहाँ पर खुलता है वहाँ पे ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वहाँ भूकंप केंद्र होता है। देखो जहाँ से यहाँ पे दिया कि भूकंप नाभि में भूकंप का केंद्र, जहाँ पे जिस भागों में भूकंप की जो हलचलें होती हैं उसको भूकंप का केंद्र। उदाहरण हम लोग एक तो पानी है, पानी में हम लोग पत्थर डालेंगे ना, जहाँ पे पत्थर डालेंगे ना वहाँ से लहरें जो है ना चारों बाजू में फैल जाती है, लेकिन जहाँ पे पत्थर डाले वो क्या है, केंद्र है। उन छोटे छोटे लहरों का, पानी के लहरों का केंद्र है। वैसे भूकंप का एक केंद्र होता है, आदि केंद्र, जहाँ भूकंप, जहाँ पे हलचल निर्माण होती है वो चारों ओर फैल जाती है। कहीं क्षैतिज समांतर फैल जाती है, कहीं ऊर्ध्व दिशा में, कभी आधे दिशा में फैल जाती है। तो उसी केंद्र को हम भूकंप नाभि कहते हैं। इस भूकंप का केंद्र सभी दिशा में ऊर्जा तरंगे फैलाते हैं। ये ऊर्जा तरंगे भूपृष्ठ पर जहाँ सर्वप्रथम पहुंचती है, अर्थात भूकंप नाभि से भूपटल तक जहाँ प्रथम भूकंप का कंपन होता है, उस स्थान को भूकंप का आदि केंद्र हम कहेंगे। भूकंप का आदि केंद्र ये भूकंप नाभि से लंबवत होता है। देखो लंबवत माने लंबवत दिशा में होता है उसका केंद्र, सीधा यहाँ से। और आगे तरंगों के कारण मार्ग के कणों की हलचल, अगर उस भूकंप के तरंगों के मार्ग में कणों की हलचल, उस लहरों के जो कणों की हलचल ऊपर नीचे हो जाती है ना, ये तरंगे सिर्फ ठोस पदार्थों से ही प्रवाहित होती है। ये सिर्फ ठोस पदार्थों से क्या होती है, प्रवाहित होती है। देखिए भूकंप नाभि मुक्त होने से भूकंप नाभि से तनाव निर्माण होने से ऊर्जा निर्माण होती है और ये ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल जाती है। ये ऊर्जा विद्युत तरंगों के माध्यम से भूपृष्ठ की ओर आती है और इन भूपृष्ठ के तरंगों के कारण प्राथमिक, द्वितीयक और भूपृष्ठीय तरंगे, ऐसे 3 प्रकार की तरंगे निर्माण हो जाती है। आकृति 2 पॉइंट इसमें देखिए, 2 प्रकार के, किस प्रकार के तरंगे निर्माण हुई है। ये देखिए आकृति यहाँ पे दिया है।
2.13 में, 2.12 में देखें, 2.12 में नाभि देखें, जहाँ पे हलचल भूपृष्ठ पर, और ये भूकंप नाभि है, ये देखिए भूकंप नाभि, और यहाँ पे ना केंद्र है, भूकंप नाभि से देखो तरंगे चारों दिशा में फैल जाती है, कहीं कहीं ऊर्ध्व दिशा में, कभी ये देखो ये आधो दिशा में, ऊर्ध्व दिशा, आधो दिशा, और ये सभी क्या है क्षैतिज समांतर। इस तरह के भूकंप तरंगों के प्रकार यहाँ पे दिए हैं, और उसके कारण कुछ यहाँ पे देखें, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और भूपृष्ठ तरंगे किस तरह से होती है, देखिए कैसे हानि होती है यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए उसके परिणाम देखिए, तो पहले देखिए, प्रथम देखेंगे प्राथमिक तरंगे। भूगर्भ में ऊर्जा का उच्छेदन होने से ये तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पहुंच जाती है। सबसे पहले जब भूकंप होता है तो वो ऊर्जा के उच्छेदन होने के सबसे पहले तरंगे भूपृष्ठ पर पहुंच जाते हैं, इसलिए उनको प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी ऑफ बी वेव्स ऐसे कहते हैं। भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशा में भूपृष्ठ की ओर द्रुत गति से ये तरंगे आती है, सभी दिशा में फैल जाती है। ऐसे दिशाओं को, ऐसे तरंगों को हम प्राथमिक तरंगे कहेंगे। इन तरंगों के कारण चट्टानों के कणों की हलचल ऊपर नीचे होते, चट्टान के चपट में आते, उसकी चट्टान के कणों की हलचल जो ऊपर नीचे हो जाती है, और इसलिए इन तरंगों जो है हलचल ऊपर नीचे, इसलिए इन तरंगों को आगे पीछे होने वाले तरंगों भी कहा जाता है। आगे पीछे होने वाले तरंगों को, प्राथमिक तरंगों को आगे पीछे होने वाले तरंग भी कहा जाता है, दूसरा नाम है। और ये तरंगे ठोस होती है, ये तरंगे ठोस, द्रव एवं वायु, द्रव वायु इन तीनों ही माध्यम से प्रभावित हो सकती है। इतनी स्ट्रॉन्ग ये तरंगे होती है, इतनी प्रबल होती है, इतनी शक्तिशाली तरंगे होती हैं। केवल द्रव तरंग प्रवाह से प्रभावित होती है, केवल द्रव तरंग पदार्थ से प्रभावित होती है। समय की दिशा में परिवर्तन होता है, और प्राथमिक तरंगों के कारण भूपृष्ठ पर इमारतें गिर जाती है, ध्यान में रखिए, भूपृष्ठ पर इमारतें गिरते हैं प्राथमिक तरंगों के कारण। इसके बाद में देखिए कि द्वितीय, सेकेंडरी और यस व्यू बोल कहेंगे इसको। ये तरंगे भूपृष्ठ पर प्राथमिक तरंगों के बाद आती हैं, और इन तरंगों को हम तरंग या उसको यस तरंग, यस माने सेकेंडरी तरंगे कहेंगे। और ये तरंगे नाभि केंद्र से ही सभी दिशा में फैल जाती है, और इनकी गति प्राथमिक तरंग की दिशा से क्या होती है, कम होती है। दिशा से कारण मार्गों की कारण कणों की हलचल ऊपर नीचे हो जाते हैं, और ये ठोस पदार्थों से प्रभावित होती है, किंतु द्रव पदार्थ से प्रभावित ये नहीं हो सकती है। द्रव पदार्थ से ये तरंगे प्रभावित नहीं होती। कौन सी? सेकेंडरी तरंगे, द्वितीय तरंगे, बल्कि खंडित हो जाती है। इन तरंगों से मकान हिलते हैं, लेकिन गिरते नहीं है। तो फलस्वरूप ये तरंगे प्राथमिक तरंगों से अधिक विनाशकारी होते हैं। इसके बाद जो है कि थर्ड, सरफेस और लॉग व्यूज, भूपृष्ठीय तरंगे। देखिए आपको भी देखो भूपृष्ठीय तरंगे यहाँ पे बताए गए, इस तरह से तरंगे देखो क्षैतिज समांतर बताए गए हैं कि भूपृष्ठ प्राथमिक द्वितीय तरंगे पहुंचने के बाद उसका प्रभाव भूपृष्ठ आदि केंद्र पर पड़ता है, जिससे नई तरंगे निर्माण होती है। ये तरंगे परिधि की दिशा में फैलती है, और ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती है। तो इस तरह से ये भूकंपीय तरंगे यहाँ पे देख, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और तृतीय तरंगे, इस तरह से हम करेंगे। इसके बाद में आगे जाएंगे हमें भूकंप मापक यंत्र, कैसे भूकंप मापक यंत्र कैसे होता है। तो भूकंप नामक मापक यंत्र जो, इस यंत्र के माध्यम से भूकंप तरंगों को आलेख बना सकते हैं। अभी देखा ना पहले, अभी यहाँ पे देखा देखो ये केंद्र, साधारणतः भूकंप नामक के ये देखिए आलेख, ये आलेख उसको फोल्ड किया है देखो ऐसे, इस तरह से ये भूकंप नापक केंद्र है। तो कैसे है कि ये यंत्र के माध्यम से भूकंप तरंगों का आलेख
हम बना सकते हैं। इन आलेख के अध्ययन से भूकंप की तीव्रता समझ सकते हैं। आपको 2.11 में हमने देखा अभी भूकंप मापक यंत्र उस पर तैयार होने वाला आलेख यहाँ पे दर्शाया। वर्तमान समय में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से आधुनिक भूकंप मापन यंत्र अभी तैयार किए गए हैं और उसके कारण अति सूक्ष्म तरंगों का भी मापी जा सकती है। अति सूक्ष्म अभी हम जब बैठे तो हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि जमीन हिले कि नहीं, लेकिन एक ऐसे छोटे ऐसे मशीन बनाए गए हैं वो भूकंप मापक यंत्र ऐसे बनाए कि छोटे छोटे सूक्ष्म हलचलों का भी वहाँ पे जानकारी ली जाती है, उसका भी निरीक्षण किया जाता है। तो इस तरह से भूकंप नामक यंत्र होते हैं। तो इस तरह से हम लोग आपको होते हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे दिया है कि भूकंप के परिणाम दिए। देखिए भूकंप के परिणाम कौन से परिणाम होते हैं भूकंप के। बच्चे एक आपको यहाँ पे दिया है कि बच्चे जो है कि रस्सी का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में रस्सी का तनाव और ये इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए आगे देखेंगे हम लोग भूकंप के परिणाम। देखिए इस तरह से भूकंप के परिणाम कैसे हैं, क्या परिणाम है कि पहला परिणाम जो है कि भूपृष्ठ पर दरार गिर जाती है। भूपृष्ठ पर दरार गिर जाती है, भूमि फटती है। दूसरा भूस्खलन होकर चट्टाने गिरने लगती है। भूस्खलन होता है, बड़े पैमाने पर पर्वत धस जाते हैं, भूस्खलन होता है और उसके कारण चट्टाने गड़गड़ाती गिर जाती है। कई बार भूजल के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। भूजल के मार्ग बीच में पृथ्वी के अंदर जो भूजल है, भूजल का जो भंडार है, उसके अंदर जो मार्ग प्रवाह है वो प्रवाह बदल जाते हैं और उस मार्ग बदलने के कारण जैसे कुएं में पानी आ जाता है या कुएं सूख जाते हैं। एक मार्ग ऐसे बदला है जिस कुएं को पानी नहीं उसको कुएं में पानी आता है, जिस कुएं से पानी है उसका पानी चला भी जाता है। उसमें कुछ प्रदेश ऊपर उठ जाते हैं तो कुछ प्रदेश ढह जाते हैं। ये भूकंप का परिणाम है। इसके बाद में आगे का समुद्र में सुनामी लहरें भी निर्माण हो जाती है। इन लहरों के किनारों पे बड़ी मात्रा में जीव तथा वित्त हानि भी होती है। आगे का हिमाचली प्रदेशों में हिम की चट्टानें गिर जाती है जिसके कारण नदियों को बाढ़ आती है। मकान गिरने से वित्त हानि जीवित हानि होती है, ये भी एक परिणाम। इसके बाद में यातायात के मार्ग बदल जाते हैं, यातायात के मार्ग बाधित हो जाते हैं। एक पुल धस जाता है, जमीन खंडित होती है, मार्ग बाधित हो जाता है। संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। संचार व्यवस्था जमीन गिरने से जो यातायात के जो संचार माध्यम के टावर होते हैं, जो केंद्र होते हैं, वो धस जाते हैं और उसके कारण इस तरह के भूकंप के ये जो है ये परिणाम जो है सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से परिणाम होते हैं। इसके बाद में आगे जो है कि हम ज्वालामुखी का जो पार्ट है वो हम लोग अगले पीरियड में देखेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ध्यान में रखो कि अभी जितना ऐसे जो पढ़ाई अपना अध्ययन हुआ है तो सभी का अच्छी तरह से अपना फिर से एक बार बुक पढ़ो, ये वीडियो जो है बार बार सुनो और कुछ दिक्कत आए कुछ समझ में नहीं आए तो मेरा जो अपना जो व्हाट्सएप नंबर है ग्रुप का, उसके ऊपर आप प्रश्न कुछ अपनी जो कुछ समस्या है पढ़ाई के बारे में इस पाठ के बारे में तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आगे यहाँ पे रुकेंगे और ठीक है, नमस्ते।